इट्स ओके। अगर तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर देख के क्वेश्चन बन रहे हैं तो इट्स ओके, करो फिर उसको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार आ जाए बच्चे फिर हम करते हैं स्टार्ट। सुखजीत आ गई है, मनप्रीत आ गई है। ओके, मैं ना कुछ बच्चों का नाम लूंगी, मेरे को एक बार बता देना आप लोगों ने टेस्ट दिया था या नहीं दिया था संडे का, बस यस और नो में जवाब दे देना। सुहानी आपने नहीं दिया था ना? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। नहीं दिया था। मयंक आपने नहीं दिया था ना बेटा? नो मैम। ठीक है, दो तो ये हो गए। और कौन से बच्चे थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और बताना किसने नहीं दिया था टेस्ट। दीप्ति आपने दिया था? दीप्ति है क्या? ठीक, एक मिनट बता देती हूँ आप लोगों को। एक मिनट बेटा। ओके, हरमीत कौर आ गई है क्या? हरमीत कौर नहीं आई है ना? रोहित नहीं है। मयंक सुहानी ने बता दिया मेरे को, और प्रिंस पाल। ठीक है, अच्छा नेहा हो आप? ओके नेहा, ठीक है बेटा, प्लीज मुझे बता दीजिएगा जो दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है, प्लीज लेट मी नो कि आपका नेम। ठीक है, गुड इवनिंग जश्नप्रीत। जश्नप्रीत, जश्नप्रीत ही है ना? यस मैम। ओके, ऑल राइट। हाँ डिम्पल, आपका तो मेरे को याद हो गया बेटा, आपका मेरे को याद हो गया है। हर्ष आपका भी बेटा याद है। ठीक है, सो अभी देखो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है सुहानी, देखो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग बहुत सिंसियर हो, आई नो दैट, बस मेरी दो बातों का ध्यान रखो। एक तो क्लास में रेगुलर रहो और टेस्ट ईमानदारी से करो। अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, वो स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, यस स्कोर बढ़ जाएगा, बट ईमानदारी से आप लोगों को टेस्ट देने। मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो ना, अगर मेरी करते हो खुशबू मैम की, तो प्लीज टेस्ट ईमानदारी से दोगे। बेशक स्कोर कम आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने दिए ही कितने टेस्ट हैं अभी, है ना? तो बस, और हाँ प्लीज थोड़ा सा ना। अच्छा दीप्ति ने दिया था। विजय कुमार आपका नेम बताओ। विजय कुमार लेफ्ट द मीटिंग। ठीक है, स्टार्ट करें फिर, चलो। गुरविंदर आ गया क्या? गुरविंदर यस मैम। कहाँ पे बैठे हो? मैम वो एक बार मम्मी आए थे वो चाय देने। इस टाइम चाय पी रहे हो? यस मैम। ओके, महकदीप आइए, महकदीप। दिव्या, यस मैम। दिव्या, दो दिव्या हैं। यस मैम। कौन सी दिव्या है ये वही दिव्या है जिसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था? यस मैम। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा बेटा। ठीक है, चलो। तो कल हम क्या कर रहे थे मेरा बेटा? कल हमने ग्रुप नंबर 15 विच इज नाइट्रोजन फैमिली, वो हमने स्टार्ट किया था। आई होप सभी बच्चों को नाम याद हो गए होंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। किस्मत। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, उसके बाद याद करो हम लोगों ने इनका नेचर देखा था। तो क्या बोलते हैं, गुरविंदर मुझे ये बता बेटा, जो नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से मेटालॉइड कौन से थे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मेटालॉइड कौन से थे? जिसको आता है अपना हैंड रेज कर सकते हो। मैम आर
आर्सेनिक और एंटीमनी। वेरी गुड, आर्सेनिक और एंटीमनी, वेरी गुड। और दीप्ति मेटल कौन था? मेटल, मैम बिस्मथ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके रोहित, आप ना क्लास नहीं लगाते हो बेटा, बहुत टाइम से आप क्लास नहीं लगा रहे हो, मुझे उसका रीजन चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा Good माइक evening, म्यूट ma'am. कर लो। गुड इवनिंग कृपा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किया था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आगे जो और प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी डिस्कस हम लोग करेंगे। अब करेंगे का क्या मतलब है, डिपेंड करता है। अगर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा चीजें तो स्लो हो जाऊंगी मैं, अगर आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे तो हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। तो हम ये करेंगे, ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस का टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलूं मैं? Yes, ma'am. यस Yes, ठीक। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन है जो एलोट्रोप्स नहीं दिखाता? एलोट्रोपी किसकी नहीं है, जल्दी बताओ। कोई भी बता दो, कोई भी बता दो, बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है नहीं दिखाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वैसे बिस्मुथ भी नहीं दिखाता है, ठीक है जी। एलोट्रोप्स क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है। जैसे कार्बन का तुम लोग देखते हो डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ऐसे बिस्मुथ का भी नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नाइट्रोजन के अलावा सब एलोट्रोप्स दिखाते हैं। तो हम अगर पेपर में सवाल आया तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था? मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था? सबसे ज्यादा आर्सेनिक का था, फिर एंटीमनी का था, फिर बिस्मुथ का था, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन का था, ठीक है मेरा बेटा। ऑल राइट, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ का बराबर था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। चलूं आगे? Yes, ma'am. और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिसको क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है क्लासेस लेने का, जो भी वट एवर बी द रीजन, तो प्लीज आप मुझे रीच आउट करेंगे, सारे के सारे बच्चे, ठीक है जी। जिसको कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है, डीपीपी नहीं सोल्व कर पा रहे हो, है ना, या फिर कुछ और इशू है क्लासेस में, मान लो कोई बच्चा, जैसे कुछ बच्चों का डिवाइस इशू है, वो मैंने आगे रेज कर दिया इशू, तो मतलब जो भी आप लोगों का इशू है प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। मुमताज माइक म्यूट कर बेटा, माइक म्यूट करो मुमताज, हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे पढ़ना। ओके, यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मेरा बेटा, क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन है सिंपल कॉन्सेप्चुअल, कि हमें PF5 तो पता है बट NF5 नहीं पता। कोई इसका मुझे रीजन बता पाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि PF5 तो होता है बट NF5 नहीं होता है? सौम्य आप बताओ बेटा। मैम क्योंकि नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी तुम्हें, क्या नाम है सौम्य, नाइट्रोजन +5 दिखाता है लेकिन हेलाइड्स के साथ नहीं दिखाता है ना। ये क्यों नहीं दिखा पा रहा है? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद बेटा दूसरा सवाल क्या है, NF3 स्टेबल होता है, NCl3 और Ni3 नहीं होता है, एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल ही नहीं होते। एक बात देखो, अगर मैं NF3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, NCl3 का कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा नाइट्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन क्लोरीन या नाइट्रोजन आयोडीन, एक बात बताओ,
इसके पास 2p है, नाइट्रोजन के पास 2p है, तो pp ओवरलैपिंग के 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, जबकि यहाँ क्या होगा, इसके पास 2p है 3p और यहाँ पे 2p और 5p। ठीक है, तो तुम बताओ कौन से केस में ओवरलैपिंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी? मैम फर्स्ट वाले में NF फर्स्ट वाले में। अगर फर्स्ट वाले में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी तो मतलब वही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये स्टेबल है। तभी NCl3, NBr3 और Ni3 नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में। बन गए तो धमाका हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो इसलिए ये आप चीज ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, आपको बोला है कि जो NF की बॉन्ड लेंथ है NF3 में, वो क्या देखी गई है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि NF की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है NF3 में एज कंपेयर टू ओके जो NF और इसकी जो कोवेलेंट रेडियाई निकाली जाती है ना बेटा, कोवेलेंट रेडियस निकाली जाती है सिंगल बॉन्ड की, उससे ज्यादा देखने को मिली है NF3 में। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा सोचेंगे? आइए थोड़ा सा सोचते हैं हम। मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब क्या है, देखो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरा बेटा। यहाँ पे क्या है, इधर देखो, फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ध्यान से देखो, है ना, 3 लोन पेयर है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें क्या होगा, आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा मेरा बेटा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये पास नहीं, थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि NF का आप लोगों को बताना है बेसिकली, जो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो मैम, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, उनमें क्या हो रही है मेरा बेटा, रिपल्शन हो रही है। ठीक है मेरा बेटा, जिसकी वजह से क्या है, NF का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो इसका रीजन, ताकि ध्यान रहे। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, लिख लो, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लोन पेयर, उनके रिपल्शन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी वजह से आपका NF का बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, वैसे ये आपके उसमें नहीं, NCERT में नहीं है, बट दैट आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो अब आते हैं आगे मेरा बेटा। चलिए आइए, आप लोगों को, अच्छा मैंने आप लोगों को वो भेज दी थी NCERT की PDF। यस मैम। यस मैम। मैम वो सारी रीड करते हैं, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। ना, जितना मैंने करवाया उतना बस। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। एनिमलस का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? एनिमलस का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन बाकी एलिमेंट से किस तरीके से क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले वो कहता है नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। पहली बात तो इसका साइज छोटा है ना, पहला मेंबर है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है, अगर इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो मतलब पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद 2p है, तो जिसकी वजह से क्या बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया मेरे बच्चों को? यस मैम। नाइट्रोजन के पास क्या है मेरा बेटा, 2p है, तो नाइट्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है वो कैसा बनाएगा, पी पाई, मतलब अपनी p ऑर्बिटल को यूज करेगा। जैसे आपने देखा होगा N2 हो गया, है ना, NC हो गया, NO हो गया। ठीक है, तो अपने साथ भी बना सकता है और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और साइज क्या है मेरा बेटा,
छोटा है, स्मॉल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके अलावा मेरा बेटा यहाँ पे आओ, हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, हैवियर एलिमेंट्स बोले तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये लोग पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं क्योंकि इनमें जो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? क्योंकि जो इनके ऑर्बिटल्स होंगे बहुत ज्यादा बड़े होंगे, डिफ्यूज होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे स्प्रेड आउट होंगे, तो उनमें ओवरलैपिंग इतनी बढ़िया तरीके से नहीं होगी। देखो एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, तो तुम मुझे बताओ कहाँ पे बढ़िया ओवरलैपिंग तुम्हें दिख रही है? छोटे वाले में, ठीक है। तो इसलिए जो हायर वाले मेंबर है, नीचे वाले मेंबर हैं, हैवियर मेंबर है, उसमें पी पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यही रीजन है कि नाइट्रोजन एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं ओवरलैपिंग में? एस और पी वाले, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है 1s2 2s2 2p3, तो s वाला 2s वाला 2p वाला यूज होगा, ठीक है। और आपको पता है ये बॉन्ड तो मैम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं, इसीलिए उसकी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज बोन एंथैल्पी, वो भी ज्यादा चाहिए। उसके अलावा मेरा बेटा जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे पीपी के बीच में सिंगल बॉन्ड देखा जाता है, आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच में, एंटीमनी एंटीमनी के बीच में, ठीक है। और बिस्मथ क्या बनाता है? क्योंकि उसका मेटेलिक नेचर है, तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है एलिमेंटल स्टेट में। मैम इसमें हमें क्या याद रखना है? सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से वो पी पाई बॉन्ड बनाता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बना सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। बोलिए मैम जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं उनमें मैम सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल? जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होते हैं उनमें बेसिकली वो मेटेलिक, जो आप लोग लेटिस पढ़ते हो, मेटेलिक लेटिस, हालांकि ये मैं डीएनएफ फ्लो में बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मेटेलिक बॉन्डिंग्स में बेटा आपस में जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो फिर उससे क्या बनता है? पूरा आपका मेटेलिक स्ट्रक्चर बनता है, मेटेलिक लेटिस बनता है, जहाँ पे आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जो दो मेटल्स के बीच में, देखो दो मेटल्स को जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में और आपका न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो ये मेटेलिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं तुम्हें वैसे उसमें भी पढ़ाऊंगी, डीएनएफ फ्लो में भी पढ़ाऊंगी, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। चलिए आइए, फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है एनएन बॉन्ड क्या होता है? वीकर देन होता है सिंगल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा एनएन का सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखो, और पीपी का, तो जो ये वाला होता है बॉन्ड एनएन का वो वीक होता है एज कंपेयर टू पीपी। ऐसा क्यों मेरा बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस में, तो एक तो ये रहा है ना यूज हो गया, बाकी कितने बचे? तो मतलब टोटल 4 हो गए, और इसके पास भी यही है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार बताओ, तुम मुझे बताओ, एनएन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या पीपी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मैम पीपी का ज्यादा है, क्योंकि साइज बढ़ता है ना नीचे आते वक्त, है ना। तो यहाँ पे देखो क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। बताओ क्या कहते हो? यस मैम। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा तो ये पास रहना चाहेंगे या दूर जाना चाहेंगे? मैम दूर जाना चाहेंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर ये दूर जाना चाहेंगे तो मेरा एनएन का बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? मैम वीक। हालांकि यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन, तो इधर आओ, लेकिन यहाँ पे पीपी की दूरी ज्यादा है तो इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं हो रही है जितनी आपकी एनएन में हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही कहता है एनसीईआरटी कि जो एनएन बॉन्ड होता है वो सिंगल पीपी बॉन्ड से क्या होता है? कमजोर होता है, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। स्मॉल बॉन्ड लेंथ किसकी? एनएन की। तो एनएन का बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपका एनएन बॉन्ड होता है वो क्या होता है मेरा बेटा? वीक होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
ठीक है, आगे देखो मेरा बेटा। अब क्योंकि मेरा बेटा यानी कि पीपी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ या एनएन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ? मैम पीपी हुआ। फिर मैं क्या ये लाइन बोल सकती हूँ कि जो कैटिनेशन टेंडेंसी होगी वो नाइट्रोजन में वीकर होगी। पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही कैटिनेशन दिखाते हैं, विच इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। लेकिन मैम ये तो खुद के साथ बॉन्ड बनाना पसंद ही नहीं कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि फॉस्फोरस की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्या ये बात भी समझ में आई मेरे बच्चों को? यस हाँ जी यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। जहां पे नहीं आएगी रोक देना मुझे। उसके बाद बोला जाता है क्या, ये तो मैंने मैम ऑलरेडी आपने बता ही दिया। क्या ये वाला पॉइंट इधर आओ कि अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तभी जो है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, 4 तक है। डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैम डी ऑर्बिटल ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के मेंबर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, वो उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बस इतना ही तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं से तुम्हारी लाइनें उठ उठ के आएंगी पेपर में। ठीक है, चलिए देखो, जेई 2025 में ये सवाल आया था, ट्राई करो इसको, देखो एक बार तुमसे हो जाएगा। बिल्कुल यूं का यूं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से लाइन उठ के आ गई है। ठीक है, ट्राई करो। अब तुम खुद सोचो सुखजीत कि एनएन सिंगल बॉन्ड वीकर एंड लॉन्गर देन पीपी सिंगल बॉन्ड, क्या ये बात ठीक है क्या? यस मैम, बोथ स्टेटमेंट सही है मैम, सेकंड ऑप्शन आएगा। ओके, क्या ये बोलना सही होगा कि लॉन्गर है? सोचो। नो मैम, लॉन्गर नहीं है, पीपी ज्यादा लॉन्गर है ना। हाँ, ये वाली बात पता है, जो यूट्यूब पे वो आते हैं ना, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन कराते हैं टीचर्स, वो भी इसमें गलती खा गए थे और इसको ट्रू बता दिया था। इधर आओ मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखता है वो, ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, मतलब एनएन का बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ही तो रिपल्शन है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड कमजोर है। ठीक है, ये मत सोचना कि उसमें रिपल्शन होने के कारण वो ऐसे बढ़ रहा है। रीजन क्या है उसका वीक होने का? ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो ये वाली स्टेटमेंट बेटा गलत है। मैम ऑप्शन ए आएगा आंसर। एनएन बॉन्ड वीक है स्मॉल बॉन्ड लेंथ की वजह से। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेडिली। क्या ये ठीक है? क्या सारे के सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अगर +3 में है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं? नहीं, याद करो, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ अगर +3 में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाते। तो ये कैसे ठीक हो गया? गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रॉन्ग। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आगे चलो, अब हम आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। हेडिंग डालो हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कौन कौन से होंगे? इधर आओ, NH3, फॉस्फीन, आर्सेनिक का हाइड्राइड आर्सिन है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा इनकी लुईस बेस स्ट्रेंथ की। लुईस बेस का मतलब क्या हुआ कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब तुम मुझे सोच के बताना सबसे पहला कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे देने के लिए, मतलब जिसके पास लोन पेयर होंगे कि वो आसानी से दे दे, वही अच्छा क्या होता है मेरा बेटा? बेस। सुना होगा तुम लोगों ने कहीं ऑर्गेनिक वगैरह में। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, ध्यान से देखो, इसको दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला,
पहला आप एक्सप्लेन कर सकते हो साइज के बेसिस पे, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटू सा है तो उसपे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, है ना, जबकि बाकी नीचे जाते जाते साइज बढ़ेगा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं नेहा, ठीक है, नीचे जाते जाते साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फैलेगी, हाँ या ना। तो कहाँ पे आसानी से डोनेशन हो पाएगा, जो ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो आसानी से अवेलेबल होंगे बेटा डोनेशन के लिए। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको तुम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेटा जो नाइट्रोजन है NH3, ये एक सेकंड, ये वाले जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल जो आएंगे हाइब्रिडाइज्ड होंगे जिस बनने के बाद बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए, है ना, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। इनके जो फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आर्सेनिक हाइड्रोजन का नहीं होता, एंटीमनी हाइड्रोजन का नहीं और बिस्मथ हाइड्रोजन का नहीं होता। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है बेटा तो जो इनमें लोन पेयर है, आवाज आ रही है, तो Yes, वो कहाँ रहेंगे, Yes, ma'am. है ना, 3s2 3p3 मतलब S में ही रहेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है तो। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो लोन पेयर कहाँ रहेंगे मेरा बेटा, sp3 ऑर्बिटल में, बोलो। Yes, ma'am. तो अगर s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें पता है s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो तो न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस तो उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी फॉर डोनेशन? नो मैम, नहीं होगी। यहाँ पे क्या sp3 में s करेक्टर कम है, ठीक है, इतना टाइटली होल्ड नहीं होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ। तो मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो आसानी से जो है डोनेट कर सकते हैं, मतलब आसानी से अवेलेबल होंगे। अगर किसी को देने होंगे तो कहेगा मैं आ रहा हूं, मैं जल्दी दे सकता हूँ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा इसमें से, नाइट्रोजन वाला, और सबसे कम बेस वीक बेस कौन सा होगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है, अगर कोई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब वो स्टेबल होगा। तो आप इसको बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर वही आएगा जो भी मैं लिखवाऊंगी, और आप बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर वही आएगा। तो तुम मुझे बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो, क्योंकि 2p की ओवरलैपिंग है। यस मैम। तो NH3 में सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, फिर ये वाला होगा, आर्सेनिक वाला होगा, फिर एंटीमनी वाला होगा, बिस्मथ वाला। हाँ, चीजें तो आप लोगों को ये पढ़नी पड़ेंगी तभी चीजें समझ के कर पाओगे, अगर छोड़ दोगे तो नहीं बनेगी बात। ठीक है बेटा, बताओ ये चीज समझ में आ गई, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद अगर मान Yes, लो ma'am. बोलो रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कौन जल्दी हाइड्रोजन लूज करेगा। एक बार बताओ, जिनका बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, नॉन मेटल और हाइड्रोजन, मतलब जो ये आपके एलिमेंट लिए हैं, जितना बॉन्ड वीक होगा तो H आसानी से निकल जाएगा, यस और नो। यस मैम। तो Yes, तुम ma'am. मुझे बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन छोटू सा, फॉस्फोरस उससे बड़ा, आर्सेनिक उससे बड़ा, एंटीमनी उससे बड़ा, बिस्मथ उससे बड़ा। तो तुम मुझे बताओ किस केस में बिस्मथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बेचारा कमजोर होगा, बिस्मथ वाले में। यस मैम। यानी कि Yes, वहां ma'am. से जो भी एक्शन निकल सकता है, तो मतलब बिस्मथ वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर एंटीमनी वाला हाइड्राइड, फिर आर्सेनिक वाला हाइड्राइड, और फिर फॉस्फोरस वाला हाइड्राइड जो होगा, ये वाला क्या होगा तुम्हारा मेरा बेटा, ऑर्डर होगा। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एक तो ये 3 पॉइंट्स थे, आई होप समझ में आ गए होंगे कि मैम ने किस तरीके से इनको लिखा है। ठीक है, अब ये वाली जो टेबल है ना, इस पे लगा लो 10 स्टार 5 स्टार, या सिर्फ लिख लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आएगा तुम्हारे जेई 2026 में।
किसी बच्चे को मिल सकता है शिफ्ट में, किसी की शिफ्ट में, ये नहीं कह रही हूँ सबकी शिफ्ट में मिलेगा, किसी की शिफ्ट में मिल जाएगा ये वाला सवाल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी मेरा बेटा। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बेसिकली एंथैल्पी दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो मतलब सबसे ज्यादा देखना इसमें है। मैम बात तो ठीक है, क्योंकि इसी को ही सबसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप ये ऑर्डर तुम्हें समझ में आ गया होगा, Yes. ठीक है। ये वाला ऑर्डर तुम्हें करना नहीं है। उसके बाद है EH का बॉन्ड लेंथ। मैम बॉन्ड लेंथ तो बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल को कैसे एक्सप्लेन करोगे मेरा बेटा, कोई मुझे बताओ कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है ना, आपके पास फॉस्फोरस है मेरा बेटा, आपके पास आर्सेनिक है, ऐसे आप बाकी का कर सकते हो। देखो क्या होगा, अब तुम मुझे बताओ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें से, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा ना। बताओ, चाहेगा भाई मेरे अंदर ज्यादा जगह है, मैं इसको अपनी तरफ खींच के रखूंगा। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच के रखूंगा तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी या नहीं होगी? मैम होगी। देखो पहले ऐसे था, अब इनमें रिपल्शन होगी, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अपना एंगल बढ़ाएगा। और जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती जाएगी। तो मतलब ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के नहीं रखेंगे, इतना रिपल्सन नहीं होगा। तो बॉन्ड लेंथ सॉरी बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरा बेटा, इनके बीच क्या होगा, कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हरलीन आ गई? आ गई हरलीन? Yes, ma'am. ओके, समझ में आया। यानी कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुश्किल लग रहा है क्या चैप्टर? No, ma'am. No, ma'am. लग रहा है तो भी बता सकते हो। मेरे को तो बड़ा अपने टाइम में बड़ा बेकार चैप्टर लगता था ये। हमारे टाइम तो तुम्हें पता है पूरा चैप्टर आता था ये, तुम्हारा तो बिल्कुल ही कम कर दिया। सोचो, याद करने वाला चाहता है मैम ये चैप्टर। यस। मैम ये जो बिस्मिथ की प्लेस है ये खाली क्यों दी है इन्होंने? बताती हूँ, पहले यहाँ पे इसको पूरा लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ये जर्नली आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी इतनी बात नहीं करते, ठीक है। तो तुम जर्नली देखोगे जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना, उनका केमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है बेटा, ठीक है। Okay, ma'am. चलो, रेडियो कम है रेडियो एक्टिव, लेकिन है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे इवन जब क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो उनमें लास्ट एलिमेंट का इतना डिस्कशन नहीं किया होता है। आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें करना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अटेंशन के साथ। तो जब टीचर ये बोल देना बेटा यहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, या तो वो इम्पोर्टेंट होगा और उसको याद रखना पड़ेगा, तभी मैं बोलती हूँ ध्यान दो। देखो मेरा बेटा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं तो तुम ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मैं नंबर लिख देती हूँ। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है मेरा बेटा NH3 का। ध्यान रखना, हाइड्राइड की बात करो, सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं कर रही हूँ बात, ठीक है। कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपने तो आर्सेनिक का लिखवाया था, ठीक है। Yes, ma'am. ये हाइड्राइड्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑलराइट। चलिए, Okay, ma'am. अरे क्या फोन कर रहा है कोई मेरे को। चलो, फिर किसका है, एंटीमनी का है, ध्यान से देखो। और फिर किसका है, आर्सेनिक वाले का। और फिर किसका है, इसका। बॉइलिंग पॉइंट में नजर दौड़ाओ मैम, सबसे ज्यादा बिस्मथ वाले का, उसके बाद अमोनिया का, देखो
फिर आपका एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक वाले का, और फिर फोस्फोरस का। मैम बिस्मथ के बाद एंटीमनी का सबसे ज्यादा है। नहीं, अच्छा सॉरी, अरे यार क्या लिख दिया मैंने। हाँ, इसका फिर इसका। अब ठीक है, तो यानी कि तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक चीज कॉमन है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, वो ये कि जो pH3 का है वो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, तो बेटा जो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, वो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर अगर किसी में आ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या फिर इसके अलावा एक और फैक्टर है मोलिकुलर मास। जैसे मेरा बेटा मोलिकुलर मास बढ़ता है ना, तो आपस में क्या होता है, अलग अलग जो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, एक टाइप की इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो मास बढ़ने से ना ये फोर्सेस भी बढ़ते हैं। एक्चुअली ये बहुत वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, लेकिन मास बढ़ने के साथ साथ ये वाले फोर्सेस क्या होते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस अगर तुमने सुने हैं, वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। हालांकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता था, बट वो चैप्टर डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मास बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे देखो, अगर मान लो लेट्स से तुम्हारे पास एक ये मॉलिक्यूल है लेट्स से, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, इसमें ज्यादा एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा होगा। मान लो कार्बन ही है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो अगर मान लो ये अपने ही किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, बेटर कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा एटम्स के, देख रहे हो, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना एटम्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे कम है, बोलो हाँ या ना। तो कहाँ पे Yes, ma'am. अट्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे मैम दिख रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ आपके वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। और जो तुम ये पढ़ते थे ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, वो सारे वंडरवॉल फोर्सेस के ही टाइप है। ठीक है, तो ये जब मास बढ़ता है ना, तो ये वाले जो फोर्सेस है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, चले आइए, तो यहाँ पे होता क्या, इधर आना मेरा बेटा, सबसे इधर देखो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है बेटा, एंटीमनी का है। तो मतलब एंटीमनी वाले केस में सबसे ज्यादा मास है उसका, तो इसीलिए वंडरवॉल, बॉइलिंग पॉइंट का बोल रही थी मैं, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बिस्मथ का है। ध्यान से देखो, मतलब बिस्मथ वाले का जो मास है वो ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है मेरा बेटा, ज्यादा है। उसके बाद एंटीमनी वाले का है, लेकिन उसके बाद देखो मेरा बेटा, आर्सेनिक का आने के बजाय किसका आ गया है बीच में, NH. वो क्यों आया है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस के बाद इन्होंने कौन सा फैक्टर कंसीडर किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो मतलब NH3 और आर्सेनिक में से जो NH3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस, इसीलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मैम सीधा ये बताओ, इसको हमें याद कैसे करना है? याद तुम्हें ऐसे करना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को याद करोगे, सबसे पहले वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस में सबसे पहले मास देखोगे, सबसे ज्यादा है बिस्मथ और एंटीमनी का। ठीक है, उसको आपने वंडरवॉल फोर्सेस के हिसाब से लगाया। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस, तभी आर्सेनिक का ज्यादा है, किससे, pH3 से। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आया। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एनसीईआरटी ने तो लिख दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, अब हमें इसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज कैसे आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है मेरा बेटा। मेल्टिंग पॉइंट को कैसे याद रखोगे, मेल्टिंग पॉइंट में नोटिस करो सबसे ज्यादा अमोनिया का ही है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट में उन्होंने सबसे पहले क्या कंसिडर किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस किए हैं, तभी एंटीमनी का सबसे सेकंड नंबर पे आएगा, आर्सेनिक का थर्ड नंबर पे, और फोस्फीन का मेरा बेटा चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम ठीक इस है। टेबल की वंडरवॉल इन्होंने कंसीडर की है। फिर से बोलो।
मैम बस नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद तीनों की वंडरवॉल फोर्स कंसीडर की है। यस, बिकॉज अमोनिया में होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। यस ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, ठीक है, ताकि याद हो जाए तुम लोगों को। तो मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए हैं, तो बिस्मथ का और एंटीमनी का। फिर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, मास के बेसिस पे। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आपका वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। यस मैम। और हो सकता है पेपर में ना बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें ये दे भी न रखा हो, तो घबराना मत कि ये मत सोचना क्वेश्चन तो गलत नहीं है, इट्स ओके अगर पेपर में उन्होंने बिस्मथ वाला नहीं दिया होगा। कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते। हो जाएगा? यस मैम। चलिए, अब ये सवाल मुझे करके दिखाएंगे सारे बच्चे, चलो ट्राई करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे हाथ खड़े करें। चलो, इशिका, हरलीन, अंशिका, कृपा, दिव्या, दिया, दिव्या तिर्की, है ना, ममता के नाम से ज्वाइन किया आपने, मनप्रीत, हरमनजोत, आकाश, मयंक है, मयंक है ना? यस मैम। हाँ, चलो शाबाश। बताओ भाई किसका हुआ? सुहानी आप बताओ। मैम बी। बी क्या? ठीक है रविंदर, सुहानी सही बोल रही है। हाँ जी। हाँ जी, यार पंजाब वाले बच्चों की एक तारीफ करने लायक है, टीचर को बोलते ही हाँ जी करके, मतलब इतनी खुशी होती है ना मन को, बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, अमोनिया का होगा, फिर फॉस्फीन, फिर उसके बाद सबसे कम होगा बिस्मथ वाले का, राइट? सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आगे आइए। कोई बात नहीं दीप्ति, इट्स ओके मेरा बेटा, मैं समझ जाऊंगी। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं बेटा। बस आप लोग एक बार पर्सनल मैसेज कर दिया करो मुझे और अपना नाम और स्टेट बता दिया करो, ठीक है, और अलोंग विद स्टूडेंट आईडी। आपको बोन एंगल का ऑर्डर लिखना है मेरा बेटा। क्या लग रहा है बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा? कौन बताने वाला है? हर्ष आप बताओ। हर्ष आपका ना अटेंडेंस बेटा पूरा तो है, लेकिन आप बहुत कम टाइम के लिए अटेंड करते हो क्लास, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रतीक बताएगा। प्रतीक बताओ। मैम सबसे ज्यादा BCl3 का होगा। अच्छा, क्या होता है इसका बॉन्ड एंगल BCl3 का? तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी क्या? मयंक बताना BCl3 का कितना होता है? मैम नहीं पता जी। हाँ गुरविंदर, हाँ बताओ। 120 मैम। यस मैम। ऐसे मत करो यार, पढ़ लो केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने तुम्हें उसमें बताई थी, वर्चुअल बूट कैम्प में पढ़ाया था। 120 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है NCl3 में लोन पेयर होते हैं ना,
तो इनका तो कम ही होगा एंगल 120 से ड्यू टू लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। और इनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होती जाएगी आपका बोन एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद बेटा एक स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 है। ये मैं पता बीच बीच में से कुछ चीजें तुम लोगों को बताऊंगी, वो मैं इसलिए बताऊंगी हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम किसी दूसरे चैप्टर में पढ़े हो। अब देखो PCl5 तुम कहाँ पढ़ के आए हो? केमिकल बॉन्डिंग में। तो तुम ये नहीं कह सकते ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि ये उस टॉपिक है, ये पी ब्लॉक के उस टॉपिक में से है जो डिलीट कर दिया है एनटीए ने, बट हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई केमिकल बॉन्डिंग में है। तो PCl5 क्या होता है मेरा बेटा? PCl5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। यस मैम। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसमें क्या बताया था? 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं बताया था वो लॉन्गर देन होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। यस मैम। ये थोड़ा सा बेटा 11 से कनेक्टेड है चैप्टर, है ना। जनरली केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पी ब्लॉक में आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में आ जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड्स वीक होते हैं। अगर तुम PCl5 को हीट करोगे तो किसमें टूटेगा? ये PCl3 और Cl2 में। ठीक है, तो ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 इक्वेटोरियल है 120 डिग्री पे। उसके अलावा जो आपका सॉलिड PCl5 होता है बेटा सॉलिड स्टेट में, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? PCl4+, मतलब कैटाइनिक स्पीसीज ये होती है उसकी, और एनायनिक स्पीसीज क्या होती है मेरा बेटा? ये होती है। ये भी शायद बताया था मैंने। आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं, आपसे ज्योमेट्री भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई PCl4 की क्या होगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये टेट्राहेड्रल होगा sp3 और ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो मैंने तुम लोगों को 11th प्रिपरेशन प्लान का वो दिया था, शीट बना के दी हुई है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हो ना उसमें से तुम? यस मैम। मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया था, ज्यादा बर्डन मत लो अपने ऊपर। 12th का तो साथ साथ करो, 12th तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट हफ्ते के 2 दिन निकाल लो जिसमें तुम 11th पढ़ोगे। मतलब अपने मन को ये समझाओ, आपके मन में ये भी चीज आ सकती है, हाय मेरा तो 12th रह जाएगा, हाय मेरा तो ये हो जाएगा, है मेरा तो DPP नहीं हुआ। लेकिन आपको हफ्ते में 1 से लेकर 1.5 दिन ऐसे निकालने हैं जहां पे आप अपना 11th पढ़ो। आपकी मर्जी है, वो आप सैटरडे संडे निकालो, टेस्ट देने के बाद संडे वाला निकालो, है ना। अब जैसे इतनी छुट्टियां भी आ रही हैं अभी, है ना, और फिर अक्टूबर में भी आएंगे, बीच बीच में तुम छुट्टियां भी लेते हो स्कूल से, तो प्लीज अपना हफ्ते का 1 से 1.5 दिन या 1 से 2 दिन जरूर 11th करो। सिर्फ उतना ही करना है जितना बता रखा है, मतलब सिर्फ आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग करना है। मैं फिर बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग करना है तुम लोगों को, मोल कंसेप्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और GOC करना है, और एक कर लो तुम पीरियोडिक टेबल, बस। हालांकि पीरियोडिक टेबल से एक ही सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता, बट आसान है इसलिए कर लो। तो ये आपको 5 चैप्टर करने हैं सबसे पहले, जिसके ये हो जाए तभी जाना दूसरे पे, अदरवाइज इन्हीं चैप्टर को बार 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 पढ़ो और अपना टारगेट सेट करो कि अगर मेरे बच्चों, मतलब तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है, और अपने आप से ये पूछ लेना क्या तुमने 2023 से 2025 के क्वेश्चन लगा लिए हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ जाओ चैप्टर पे। अगर मान लो केमिकल बॉन्डिंग पूरा कर लिया और सिर्फ 1 ही साल के लगाए, इट्स ओके, तुम बढ़ जाओ आगे मोल कॉन्सेप्ट पे, तो धीरे 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 5-5 6-6 सवाल करके तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निपटा सकते हो। लेकिन पहले ये 5 चैप्टर करो, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, इन्हीं को बार 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 रगड़ डालो, मतलब इतने अच्छे से कर लो कि तुम्हारे पिछले 4 साल के सवाल बन रहे हो। अगर तुम्हारे पिछले 4 साल 3 साल के सवाल बन रहे हैं तो मतलब तुम्हारी एक अच्छी
अंडरस्टैंडिंग है इन चैप्टर्स को लेके, ठीक है। तो हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं मेरा बेटा। डीपीपी मैं फिर बोल रही हूँ, अगर टीचर एक डीपीपी भी देता है तो फिर भी कितने डीपीपी हो जाएंगे? अगर एक टीचर के कितनी क्लास, लगभग 8 से 9 डीपीपी मिलेंगी तुम्हें एक हफ्ते की, उससे भी कम। तो इसीलिए डीपीपी का वो पंगा नहीं है, वो तो अगर 1-2 दिन तुम लेट भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ते का 1 या 2 दिन बचा के रखना है फॉर ग्रेड 11। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। और वो वाले बच्चे जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है, वो बच्चे तो मैं कहूंगी वो तो सिर्फ 11th में करेंगे ही ये चैप्टर, और उनको करना ही नहीं है। और इस जिनका कैटेगरी है उनको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, आप ये वाला चैप्टर करो, आप ये वाला चैप्टर करो, और आप ये वाला चैप्टर करो पहले, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आती है, तो पहले आप ये वाले करो। हालांकि जीओसी भी डिफिकल्टी चैप्टर, आसान नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो 12th की ऑर्गेनिक नहीं आएगी तुम लोग। मैंने वहां पे जीओसी के भी शायद लेक्चर डाले हुए है ना, तो आप वो देख सकते हो। तो थोड़ा सा इसीलिए कह रही हूँ बेटा। चलो उसके बाद हेडिंग डालो मेरा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जो सारे के सारे वो ये टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। X2O3, X2O4, X2O5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी एलिमेंट की, मुझे बताओ। 2x-6 यानी कि यहाँ पे +3 में होगा, है ना आपका एलिमेंट। यहाँ पे किस में होगा बोलो? 2x + 4 = 2x - 8 + 4, और यहाँ पे क्या होगा +5। बोलो हाँ या ना? यस मैम। इसमें ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ही था, और मैंने तुम्हें वैसे ही बताया था ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट वो करते हैं। तो मतलब मेरा बेटा ये वाले टाइप के ऑक्साइड्स जो हैं ये आपके बनाएंगे कौन? नाइट्रोजन की फैमिली वाले बंदे। ठीक है मेरा बेटा। चलिए उसके अलावा यहाँ पे एक चीज बोली हुई है, क्या बोली हुई है? ये चीज बोली हुई है कि जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे जब उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। मैं क्या मतलब है कहने का? कहने का ये मतलब है अगर सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है तो वो वाले कंपाउंड क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक होंगे। एसिडिक का मतलब क्या पढ़ते हो तुम लोग कि जो कितनी स्ट्रॉन्गली H+ को देता है सॉल्यूशन में, है ना, जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे मेरे पास N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है, तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +5। तो अगर ऑक्साइड के साथ, हाँ बोलो, तो अगर ऑक्साइड के साथ आपके जो सेंट्रल ध्यान से सुनना, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे? मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने सुना होगा नाइट्रिक एसिड, सुना है? यस मैम। यस मैम। मैम ये स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है। अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले लोगे HNO3 के, अगर उसमें से आप पानी निकालोगे तो यही बनेगा आपके पास। बेशक करके देख लो, पानी निकालो ना, यहाँ से H2O निकालो, 2 H गए और 1 ऑक्सीजन गया, क्या बचेगा? N2O5 बचेगा ना। ठीक है। तो यानी कि ये किससे मिलके बना है? HNO3 से। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? बेचारा भूखा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, फिर ये इससे खींचेगा। देखो, आजा भाई आजा, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, है ना, खींचेंगे ना एक दूसरे से, तो पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा? वहां पे वीक हो जाएगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो वहां पे H+ क्या होगा? आराम से निकल सकता है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो इसीलिए यहीं से ही यहाँ पे बोला गया है ये पॉइंट कि अगर
सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, तो जो भूख है वो ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा भूख बढ़ेगी उतनी ही आसानी से H+ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो कैसे याद रखोगे, फिर से सुन लो, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम पे उतनी ही ज्यादा भूख बढ़ेगी, और जितनी भूख बढ़ेगी तो खींचा जाएगा, भाई भूख है उसको इलेक्ट्रॉन की, और H+ आराम से निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारा सेंट्रल एटम सेम नहीं है, फिर क्या करोगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास N2O3 है, फोस्फोरस का ऑक्साइड है, आर्सेनिक का ऑक्साइड है, एंटीमनी का ऑक्साइड है और बिस्मथ का। अब क्या करोगे? अब सब में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो तुम क्या देखोगे मेरा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की भूख ज्यादा होगी, तो मतलब H+ आसानी से निकल सकता है। तो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में भी पढ़ाए जाते हैं GOC में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तुमने सुना भी होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खैर छोड़ो, ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है बात? Yes, ma'am. यस मैम। पढ़ा पल्ले? Yes, ma'am. चलो चलो आइए अब एनसीईआरटी की हाइलाइट्स को देखते हैं। एनसीईआरटी हाइलाइट्स में जान करके लिखाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे एनसीईआरटी क्या लिखती है। आइए, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है मेरा बेटा? अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की तो हमने बात कर ली, हाइड्राइड्स पढ़ लिए, है ना? तो यहाँ पे जो भी मैं तुम्हें समझा के आई हूँ ना, ये वही बता रहा है। क्या? अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करूं तो मेनली दो टाइप के ऑक्साइड से बना रहे हैं, E2O3 और E2O5। अभी मैंने शायद यही बताया था तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पे X2O4 भी दिया हुआ, बट मेनली X2O3 और X2O5 वाले बनाते हैं। देखना, फिर बोल रहा है द ऑक्साइड इन, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही चीजें लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी अभी लिखवा भी दिया। Oxide in higher oxidation state of element is more acidic than that of lower oxidation state। क्या ये क्लियर है? Yes, ma'am. जैसे जैसे Yes, नीचे ma'am. जाते जाओगे एसिडिक करेक्टर घटता जाएगा। हाँ मैम ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या मेरा बेटा, क्या बोल सकते हो मैम कि अगर मान लो मैं बात करती हूँ तुम्हारे पास एक सेकेंड, N2O3 है, P2O3 है, आर्सेनिक का ऑक्साइड है ना, या फिर आपके पास एंटीमनी का ऑक्साइड है, बिस्मथ का ऑक्साइड है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ क्या कि ये वाले तो क्या होंगे आपके एसिडिक होंगे, और ये वाले क्या होते हैं मेरा बेटा? एम्फोटेरिक होते हैं। और बिस्मथ वाला ऑक्साइड क्या होगा मेरा बेटा? Basic. Basic. अगर आप लोगों ने मेरे से पीरियोडिक टेबल पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है, रिकॉर्डिंग भी देखी, तो वहां पे मैंने एम्फोटेरिक की एक ट्रिक सिखा रखी है। वहां पे जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, या मैं इसको ऐसे बोलती हूँ जनाबे असली अली ने, असली यानी कि आर्सेनिक की ऑक्साइड की बात करती हूँ मैं वहां पे। ठीक है, तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे वहां पे मालूम भी पड़ जाएगा आपको। तो यानी कि ये वाले एसिडिक है, यहाँ पे दोनों वाली प्रॉपर्टी है, और इसमें क्या है ज्यादा बेसिक वाली प्रॉपर्टी है। तो बिस्मथ का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या समझ में आया एनसीईआरटी की लाइंस? Yes. ठीक है, यस चलिए अब मैं आपको जो है 2 मिनट दे रही हूँ, मुझे ये पढ़ के बताओ समझ में आया या नहीं आया, और कौन सी लाइन नहीं आई मुझे बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। एवरीवन फटाफट से रीड करो और बताओगे। और किसी बच्चे को भी मैं पूछ सकती हूँ इसका मतलब क्या है।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना अपन 4-5 पॉइंट निकालेंगे कंक्लूड करके, वो आप लिखोगे। पहला पॉइंट क्या है, इधर देखना कि जो अगर हेलोजन के साथ आप लोग रिएक्शन करवाते हो तो मेनली ये 2 टाइप के हेलाइड बनाते हैं। कौन कौन से? EX3 और EX5, क्योंकि कॉमन तो यही है +3 और +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाते, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि डी ऑर्बिटल उसमें नहीं होते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, मतलब उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तुमने फजान्स रूल पढ़ा है? पढ़ा है क्या केमिकल बॉन्डिंग में? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नो मैम। Yes, ma'am. पढ़ा ना, मतलब फजान्स रूल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फजान्स रूल यही कहता है मेरा बेटा, क्या हंसने की क्या बात थी भाई इसमें? फजान्स रूल यही कहता है, अगर मेरे पास जितना एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्योंकि एक बात तुम खुद बताओ कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना मंजूर नहीं रखेगा, वो चाहेगा कि मैं शेयरिंग कर लूं। तुमने कार्बन को देखा है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो क्या करते हैं, किसी और के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, वहां पे आयनिक से ज्यादा कौन सा करेक्टर पाया जाता है, कोवेलेंट करेक्टर पाया जाता है। ये फजान्स रूल ने बोला था। इसलिए जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं बेटा, वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब है? पोलराइज करने की। अगर मेटल है और यहाँ पे आपका अनायन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो क्या करेगा, जितना मेटल पे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना वो खींचेगा उसको, आजा और क्या हो जा भाई, पोलराइज। ये कहाँ पढ़ते हो आप? फजान्स रूल में पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकती। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी सेज कि पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। फिर वो कहते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जितने भी आप लोगों के बेटा ट्राईहेलाइड्स हैं, जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं, सिर्फ ये वाले छोड़ के NCl3, NBr3 और Ni3, वो सारे स्टेबल हैं। ये तो अभी मैंने बताया था ना, ये तो एक्सप्लोजिव होते हैं। तो इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स के ट्राईहेलाइड स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन का सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, ऑलराइट, बोलो। उसके अलावा बेटा जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं, उनका कोवेलेंट नेचर होता है सिर्फ PiF3 को छोड़ के। जो बिस्मथ फ्लोराइड का नेचर होता है, वो कैसा नेचर होता है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, बिस्मथ का आपका क्या बोला था मैंने, मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं मिलता है, आयनिक कैरेक्टर इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्राईहेलाइड्स में सारे प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर होंगे, लेकिन एक्सेप्ट BiF3। और यही एक्सेप्शन तुमसे एग्जामिनर पूछेगा। ऑलराइट, बोलो। यस मैम। चलो, अब जितना मैंने समझाया है उस पे बेस सवाल है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम्हें इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले नोट्स रिवाइज करो, साथ हटा दो, नोटबुक को हटा दो, कहीं और रख दो, और एक ब्लैंक पेज ले लो, अपनी रफ नोटबुक का ले लो, कोई का भी ले लो, और जितना तुमने रिवाइज किया उसको लिखो, हाथ से लिखो कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो तुम्हें याद आ रहे हैं। तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, और ये तुम तीनों सब्जेक्ट में कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बट जो ये सबसे ज्यादा काम आएगा, ये आएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में। ये कहीं पे लिख लो, ये मेरी बात तुम्हें अब शायद कोई बच्चा ध्यान भी ना दे रहा हो, बट तुम आगे अपने जैसे जैसे पढ़ाव में पहुंचोगे ना लाइफ के, तुम्हें ये बात समझ में आएगी, और तुम आगे अपने जूनियर्स को भी गाइड कर पाओगे ये वाली चीज। क्योंकि मैंने खुद करके देखी है, तभी तो बच्चों को बताती हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा होता है। और मुझे किसने बताया? मुझे मेरे टीचर ने बताया। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाँ यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है? हर्ष एक्टिव रहे बेटा, हर्ष बताएगा मेरे को इसका आंसर।
ओके मैम। क्या ये पहला वाला पॉइंट ठीक है कि पेंटावेलेंट ऑक्साइड ज्यादा कम एसिडिक होते हैं? बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है या सही है? मैम गलत है, गलत है। मैं क्यों गलत है मेरा बेटा, एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैम इसकी ऑक्सीडेट स्टेट ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। वैसे वेरी गुड। E2O5 और E2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है और इसकी +3 है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये गलत है। ठीक है, ये वाला बताओ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या एसिडिक कैरेक्टर घटता है? सोचो। Yes, ma'am. हाँ घटता है, Yes, ma'am. क्योंकि कैरेक्टर बढ़ता है। एसिडिक से शिफ्ट होता है एम्फोटेरिक पे और एम्फोटेरिक से शिफ्ट होता है बेटा बेसिक। एनसीईआरटी से ही है ना ये, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो ये वाला सवाल करो, ये एडवांस का सवाल है। मैम एक से ज्यादा करेक्ट होंगे? वो भी नहीं, वैसे इसमें एक ही करेक्ट है और एडवांस में भी क्वेश्चन में लिखा होता है, अलग से सेक्शन होता है कि इसमें मल्टी करेक्ट होंगे। मैग भी बहुत अच्छा आंसर दिया मेरा बेटा, वेरी गुड। तुम लोग ऐसे भी पढ़ पढ़ के 12वीं अगर ढंग से कर लोगे ना, मैं सही बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तभी मैं स्लो करवाती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस जाए पीछे कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लूंगी आगे जाके, लेकिन जो करवा रही हूँ वो तुम्हें ढंग से आना चाहिए। कोई फायदा नहीं है मैं अगर जल्दी करवाऊंगी तो। ठीक है, चलिए करिए। चलो मैं एक और अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ किसी से, हैंड रेस कीजिए। हरलीन, इशिका, गुरविंदर, हर्ष, प्रतीक, रविंदर, अंशिका, आकाश। आकाश आज तो पूरा गायब है मेरा बेटा। मैम यहीं पे हूँ। चुप थे। यहीं पे हो जी। जश्नप्रीत। चलो कौन बताने वाला है इसका? मयंक आप बताओ ना प्लीज। बताओ। मैम ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता। पर मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, फिर क्यों नहीं आ मैम रहा? ये ऐसे मैम पर अभी समझ में नहीं आया इतना। अभी समझ में नहीं आया, कल क्लास में नहीं थे ना? मैम यस मैम, तभी समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया, देख के आनी चाहिए थे ना रिकॉर्डिंग में। मैम नोट्स देखे थे मैंने, रिकॉर्डिंग नहीं देखी। रिकॉर्डिंग देखनी है अब तुम्हें, ठीक है? ओके मैम। हाँ बताइए, ट्राई कीजिए। गुरविंदर बताएगा। Yes, ma'am. Ma'am, C option. देखो मैम क्योंकि NH3 का स्ट्रॉन्गर लेस बेस है PH3 से। वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो ये कंफर्म करो, अमोनिया बेटर डोनर होता है, देने वाला बंदा होता है या फोस्फीन होता है? मैम अमोनिया होता है। मैम अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है इसके sp3 में है, यहाँ पे प्योर s ऑर्बिटल में है, ये न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस की पकड़ है जो फोस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से देने नहीं देंगे। तो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, और आपका जो s ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है, हर जगह Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज व्हाई नॉन डायरेक्शन। और ये
सेम क्वेश्चन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, तो ये जो बेसिकली पी ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल से भी कनेक्टेड है और केमिकल बॉन्डिंग से भी है, ठीक है। तो ये दोनों का थोड़ा थोड़ा लाइक चीजों का मालूम होना पड़ेगा। जेई एडवांस 2018 का सवाल करो, यहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, चेक करो। क्या बिस्मत का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, हाँ या ना में जवाब यस दो। मैम। Yes, यस मैम। yes, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. क्या NF3 ज्यादा कोवेलेंट है BiF3 से? यस मैम। यस मैम। क्या pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है NH3 से? No. यस मैम। यस मैम। हाँ है ना, क्योंकि NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तुम्हें बॉईल करने के लिए। क्या NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? नो मैम। नो मैम। तो ऑप्शन A, B एंड C क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसा था Correct. सर? अच्छा आसान था, था। आसान ही था। अब वही ऐसा ही क्वेश्चन तुम मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि है तो NCERT से ना। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करिए। किस केस में नाइट्रोजन का हैलाइड जो है वीक बेस होगा? वीक। थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन में, है ना। तुम ना एकदम घबरा जाते हो अगर मैं थोड़ा अलग सा सवाल दे दूं, सोचते भी नहीं हो कि कैसे हो सकता है। सोचो तो सही कम से कम थोड़ा। पेपर में भी तो आएंगे बेटा अलग से सवाल, सेम वही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा जो मैं कराऊंगी। कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होगा। वहां पे बैठ के तो सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। क्या लग रहा है? चलो मैं पूछती हूँ। इशिका आप बताओ बेटा। सौम्या? मैम NF3। NF3 वीक बेस होगा, एक्सप्लेन करो बेटा। मैम क्योंकि NCl3, NBr3 और NI3 जो लेस स्टेबल होते हैं इसलिए। नहीं, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। हरलीन? मैम ए ऑप्शन आएगा NF3। क्यों मेरा बेटा? मैम क्योंकि जो फ्लोरीन है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर मैम वो लोन पेयर को ना अपनी तरफ खींच के रखेगा। और मैम जो हमारा डाउन द ग्रुप हमारा ट्रेंड होता है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए। बिल्कुल सही। देखो सौम्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा बेटा? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींच के रखेगा ना इनको अपनी तरफ, स्ट्रॉन्गली जो है पुल करके रखेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है डाउन द ग्रुप। तो अगर खींच के रखेगा तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो इतनी जल्दी, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, किसका कम किसका ज्यादा, तो ये इजिली अवेलेबल नहीं होंगे। बोलो नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ये क्या होगा? वीकेस्ट बेस होगा। अब तुम ये मत कह रहे मैम, अभी तो आप कह रहे थे NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो देखो तो सही वो हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे थे, है ना, वहां पे तो अलग ही था कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ओके, अब आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हालांकि ये भी तुम्हारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे मैम क्या है फिर? देखो फिर आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा इसके जो स्ट्रक्चर है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकते हैं पेपर में, तो ये आपको नहीं करना है। इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को नहीं करनी है। आपको क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ।
सबसे पहले तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा होता है, N2O, ये मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, कितनी होती है, +1। और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो आपको याद हो तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की एक ट्रिक बताई गई थी तुम लोगों को, कभी किसी ने अगर पीरियोडिक टेबल देखा है, नो को नाश हुआ, नो को नाश। और आप लोग ना मुझे ये बता भी सकते हो मैसेज करके कि मैम मैंने इतना 11th कवर कर लिया है, तो मेरे को जानकर अच्छा लगेगा कि कुछ तो पढ़ रहे हो। नो को नाश हुआ मतलब NOCO नाश N2O हुआ यानी कि H2O। ध्यान रखना NO2 नहीं N2O। तो N2O बेटा न्यूट्रल है और कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, इसका भी कोई कलर नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट। आगे आइए, N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, ये आपको नहीं करना कि ये कैसे बने, एडवांस के लिए आप कर सकते हो बट मेंस में डिलीट है ये। एसिडिक होता है N2O3, ब्लू सॉलिड होता है मतलब ब्लू कलर का होता है। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, ये भी एसिडिक होता है और इसके ब्राउन गैस होती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O4 में +4 में होता है, एसिडिक होता है, कलरलेस होता है। N2O5 में नाइट्रोजन +5 में होता है, कलरलेस होता है, एसिडिक होता है। क्या ये मुश्किल है याद करना? मैम देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें आती है, आप किसी की भी निकलवा लो, हम निकाल देंगे। नहीं आती है तो मुझे बताओ। दूसरा, मैम हमें ये पता लगाना है कलरलेस गैस है या कलर वाली है, तो N2O3 ब्लू सॉलिड है, NO2 ब्राउन गैस है, बाकी सारे कलरलेस है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा एसिडिक कौन है, न्यूट्रल कौन सा, सिर्फ NO और N2O न्यूट्रल है, बाकी सारे क्या है, एसिडिक है। तुम ये ट्रिक से याद रख सकते हो, बस खत्म। अब ये तो आपको हो गया इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर, कलरलेस है, गैस, ऑक्साइड का नेचर क्या है। अब यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, इनके स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर N2O का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसे बन सकता है इसका, लुईस एसिड स्ट्रक्चर से आप पता लगा सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। मैम एक बार बताओ, ये आप ऐसे कैसे बना रहे हो? मैम आपको याद है क्या? देखो मैं क्या यूज करती हूँ यहाँ पे, क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हूँ इनको बनाने के लिए। मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बनाता है, मैक्सिमम 4 तक बना सकता है, तो मैंने उसको ऐसे अरेंज कर दिया। बोलो क्या कहते हो? अब इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं मैम, ये तो बहुत बढ़िया, खुश है, राजी है। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो मतलब इस पे नेगेटिव आएगा चार्ज, इसने एक ज्यादा बना लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। व्हाई? बिकॉज जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अगर मैं बेटा बोलूं N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। नाइट्रोजन में होता है 5 तो 10, और इसमें कितने होते हैं 6, तो ये कितने हो जाएंगे 16। CO2 में चेक करना है एक बार कितने होते हैं 4, और ये हो गए 12, 16। क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? या तुम ये भी बोल सकते हो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, ये भी लीनियर होता है और ये भी लीनियर ही है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस प्रतीक, रविंदर, मयंक, हरलीन क्लियर हुआ? जशनप्रीत, अंशिका, मनदीप, महकदीप, मनप्रीत? यस मैम। यस मैम। मुश्किल तो नहीं है? चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, NO का स्ट्रक्चर बनाते हैं। NO का कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 2 तो इसने यहाँ इन्वॉल्व कर लिए, एक लोन पेयर और एक क्या आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। बोलो, और ये क्या है, ये भी न्यूट्रल है, और ये क्या है मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक है। सुना है ना पैरामैग्नेटिक? यस मैम। यस मैम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड। मतलब कुछ तो पढ़ा हुआ पहले का भाई साहब। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग अपना वो 11th का धीरे धीरे कवर करोगे तो ये भी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है,
उसके बाद ये मैं आपको कल कराऊंगी, इसमें थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा, पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सोचो। मैम एक काम करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को साथ लगा देते हैं दोनों को, है ना, और 3 ऑक्सीजन है, तो मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या कहते हो, ऐसा ही कुछ होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिया मैम, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 होते हैं, 1 2 3, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्या कहते हो। Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया, बन गया N2O3 का, क्या कहते हो। बस Yes. ऐसे बनेगा N2O3 का। उसके बाद मैं इसमें कुछ और रह गया क्या बताने को, नहीं। उसके बाद बात आती है N2O4। एक्चुअल में ऐसे है बेटा सब्सक्रिप्ट में, N2O4 कैसे बनेगा मैम, अब कुछ नहीं, पहले आपने 3 ऑक्सीजन लगाए थे, अब 4 लगा दो, खत्म कहानी। बोलो। Yes, ma'am. N2O5 में क्या होगा मैम, पहले आपने 4 ऑक्सीजन लगाए थे, अब एक 5वां इनके बीच में लगा दो, बोलो क्या कहते हो, खत्म। मुश्किल है क्या। No. अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बेटा तुम्हारे पास N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है, आपसे पूछा जाएगा which of the following having NN bond, आपको ये बताना है, बता सकते हो कौन से वाले ऑक्साइड में NN बॉन्ड है। मैम एक तो इसमें है और एक इसमें, N2O4 N2. क्योंकि यहाँ पे तो क्या है NON बॉन्ड है ना। NO. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, जहाँ पे एक बंदे के पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन की कमी हो और दूसरे के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन हो, वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी पे बेस अपना पूरा चैप्टर भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन करके बताना मेरे को। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एक तो NO में है, अभी मैंने बताया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. N2 और Yes, ma'am. और NO2 में भी होगा। 1 2 एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये दोनों ही क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। N2O5 डायमैग्नेटिक है और आपके पास N2O4 भी डायमैग्नेटिक है, यहाँ पे N2O3 आएगा वो भी क्या है, डायमैग्नेटिक। Paramagnetic. क्योंकि देखो ना यहाँ पे है ही नहीं कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ना नाइट्रोजन कहाँ है, बेचारे खुश मिजाज हैं, खुश हैं, सारे के सारे 5 यूज कर लिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, सब अभी रिसेंट में आया ये वाले सवाल। यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और ऐड कर लो, मैं बताना भूल गई, जो N2O5 है बेटा सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, लिख लो एक बार, फिर मान लो कहीं क्वेश्चन आएगा तो तुम कहोगे मैम ये तो बताया नहीं था। सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस में और NO3 नेगेटिव, जैसे आपका PCl5 करता था ना वैसे ये करता है। उसके अलावा मेरा बेटा जो ये तुम्हें मैंने NO2 बताया था, NO2 कहाँ गया, NO2 का मैंने बनवाया नहीं क्या, चलो यहाँ बनवा देती हूँ। NO2 में अभी मैंने तुम्हें बताया ये स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये क्या होगा, क्योंकि बेटा ये ओड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिएगा इसको, है ना। तो ये क्या करता है बेटा, लो टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर कम होता है तो NO2 क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 में
कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखनी, ठीक है मेरा बेटा। मतलब क्या होता है? टाइमर का मतलब 2 यूनिट कंबाइन हो रही है, इधर देखो ना NO2, टाइमर का मतलब 2 NO2 की यूनिट कंबाइन हो गई है मेरा बेटा। ट्राइमर का मतलब होता है 3, डाइमर का मतलब होता है 2, टेट्रामर का मतलब होता है 4, इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, अब करो ये सवाल। पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है क्या? PH3 का जो प्रोटॉन के प्रति प्यार है, प्रोटॉन बोले तो H+, वो कम है। बताओ भाई, PH3 का जो प्रोटॉन के प्रति प्यार है वो कम है क्या अमोनिया से? यस मैम। क्योंकि मेरा बेटा नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो तुम बताओ नाइट्रोजन के लोन पेयर भाग के जाएंगे H+ के पास या फास्फोरस के? मैम ये जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, है ही नहीं। H क्या होता है 1s1, H+ मतलब 0, तो ये बिल्कुल ठीक है। SO2 वो कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं, क्या ये ठीक है? अब नो नो मैम। मैम। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमें पता है सल्फर की मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, क्योंकि ग्रुप 16 का मेंबर है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 तक जा सकता है। तो मैम ये +4 से +6 में तो जा सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। गलत हो गया, तो आपसे गलत ही पूछा था। बाकी चेक कर लो, NO2 डाइमराइज कर जाता है, हाँ ठीक है। यस मैम। S3 एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, अभी बताया था, क्योंकि D ऑर्बिटल नहीं है। तो तुम मुझे बताओ सवाल कैसे तुम्हें लग रहे हैं, क्या तुम कर पा रहे हो? या देखो, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो तुम लोग प्लीज बता सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा। क्या तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा ही नहीं? क्योंकि थोड़ा सा अगर तुमने नोटिस किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आ रहा है मैम समझ। सबको आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए, ठीक है। 2025 का सवाल करके दिखाओ, चलो मेरे को। दो दिन और लगेंगे और ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दूंगी मैं, ठीक है। कल क्लास नहीं है ना, परसों ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा। परसों क्लास है? हाँ है, 15 की छुट्टी नहीं है बेटा तुम लोगों की, 16 की है। मैम जन्माष्टमी की छुट्टी है अभी? 16 की है, 15 की नहीं है। ओके मैम। हमारी भी नहीं है, ठीक है। तो यस, क्लास लगेगी 15, तो इंडिपेंडेंस आजादी वाले दिन क्लास लगाएंगे हम लोग। बताओ भाई, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसका ई बॉन्ड लेंथ जो होता है वो मतलब जो ई बॉन्ड है वो सबसे कमजोर होता है? बताओ भाई, कौन सा ऐसा? नाइट्रोजन का। वेरी गुड, अरे क्या बात है। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ तक रहती है? 5 तक। हाँ, 5 तक। डाटा लगा दूं मैं। 5 बॉन्ड कब से बनाने लग गया नाइट्रोजन? और चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दर्द हो गया कि 4 से ऊपर नहीं बना सकता, 4 से ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि बेचारे के पास D ऑर्बिटल ही नहीं है। तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से मत कंफ्यूज, कोवेलेंसी मतलब है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पा रहा है, 4 ही बना पाता है, ठीक है। इवन यहाँ पे देखो N2O5 में भी तो कितने बना रहा है, 4 नहीं बना रहा, देखना एक बार। 1 2 3 4, तो कैसे बोल रहे हो तुम 5? ठीक है, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ मेरे को पता है ना तुम लोग क्या गड़बड़बाजी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये रह गया, इसको मैं टेस्ट को कल बता दूंगी। और कल हम क्या करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ लेंगे और ग्रुप नंबर 16 खत्म, ग्रुप 15 खत्म ये पढ़ा के, और ग्रुप 16 तो बहुत ही छोटा है, मतलब हद ज्यादा छोटा है,
तो ये खत्म कर देंगे। और जब तुम मिलोगे नेक्स्ट टाइम, कब मिलोगे तुम लोग मुझे? फिर मिलोगे शायद ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ये चैप्टर मैं खत्म करा दूं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और जो पेपर डिस्कशन है, टोटल 25 क्वेश्चन है ना, तो मैं 10-10 करके वो सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर उसके बाद हम लोग पेपर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग ना 2 दिन में पेपर डिस्कशन करेंगे 10-10 का करके, है ना? मान लो 12 क्वेश्चन एक दिन, 12 क्वेश्चन अगले दिन, ऐसे करके, ठीक है मेरा बेटा? बट इस बार तो आया ही नहीं केमिस्ट्री का पेपर। नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं, जो अब अगला होगा ना संडे को, उसका कह रही हूँ बेटा मैं। ओके। और आज तुम्हें इसका डीपीपी भी मिल जाएगा एक, उसको सोल्व